अस्सलाम वालेकुम। नो, दिस हैंड। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? टीथ ब्रश कर लिया था? ओके, चलें नैनी को वेकअप कर दें। इज़ा वहां से ये देखें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। मैंने जल्दी नाश्ता कर लिया था क्योंकि मैं जल्दी उठ गई थी और बच्चे अभी लेट उठे थे और उनको मैंने सोने दिया। तो फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, साथ साथ नाश्ता किया, साथ साथ वीडियो की मैंने एडिटिंग की जो कि कल का व्लॉग था और उसको अपलोडिंग वगैरह पे लगा दिया। तो बस अगर मैं जल्दी उठ जाऊँ तो फिर मैं ये काम कर रही होती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ और फिर अपना कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी हो, वॉइस ओवर करना हो, इस तरह के काम करती हूँ। यहाँ पर नाश्ता मैं बना रही थी बच्चों के लिए और उनके लिए मैंने चॉकलेट स्प्रेड उनको खानी थी तो वही ब्रेड पे लगा दी थी और एक सैंडविच ज़ैनब फातिमा के लिए बना दिया था और एक छोटा मैंने इज़ा के लिए बना दिया था क्योंकि कल इसने थोड़ा सा खा लिया था बहनों के साथ। तो फिर मैंने सोचा कि आज इसको मैं एक स्लाइस का सैंडविच बना देती हूँ, खा लेगी तो ठीक है, वरना ज़ैनब फातिमा में से कोई खा लेगा। तो ये है कि बच्चों की पसंद की चीज़ दी जाए वो खा लेती हैं। ज़ैनब फातिमा को ये चाहे मैं 3 टाइम दूँ चॉकलेट स्प्रेड लगाकर तो वो लाजमी खा लेती हैं, वरना और कोई खाना हो तो बहुत नखरे करती हैं। खैर, यहाँ पर बच्चों ने किया नाश्ता, उसके बाद हस्बैंड उठ गए थे, उनको भी नाश्ता बना दिया था और उन्होंने पराठा खाया था, साथ में सालन खाया था। और यहाँ पर फिर मैंने क्लीनिंग सारे घर की करवा ली थी और मेड आके अपना सारा काम कर गई थी। तो उसके साथ साथ फिर मैं बच्चों को लेके बैठ गई थी क्योंकि इनको अगर मैं सुबह सुबह पढ़ा लूँ ना तो फिर पढ़ा जाता है, अगर मैं किसी काम में बिज़ी हो जाऊँ ना तो फिर ये होता है कि फिर वो बहुत लेट हो जाता है, फिर एक से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम चलता रहता है। तो ज़ैनब फातिमा का समर वेकेशन वर्क तो ख़त्म हो गया है, वो थोड़ा सा इनको मिला था तो वो ख़त्म हो गया है। फिर अब मैंने इनको बस यही है कि मैं इनको रोज़ कुछ ना कुछ रिवाइज करा देती हूँ, पिछला कुछ नेक्स्ट नया करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो इस तरह मैं इनको ना पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ तो सारे, ताकि छुट्टियों में पिछला भी ना भूलें और अगला थोड़े सा अगले काम के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर हो जाएं। तो इनकी टीचर से भी मैंने बात की थी कि अगर कोई एसेज वगैरह नेक्स्ट आ रहे हैं तो मुझे बताएं, लेकिन उन्होंने नहीं बताया और वो कह रही थी कि अभी सो फार तो मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं अपने से कुछ ना कुछ इसको वर्ल्ड बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ें करवा दूं ताकि ये है कि छुट्टियों के बाद ये अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। और बच्चों का यही है कि इनको रिवीजन करवाते रहें तो इनको चीज़ें याद रहती हैं। थोड़ा सा भी अगर डिले कर लें या कुछ दिन एक काम ना करवाएं तो फिर ये लोग भूले होते हैं। तो बस मैं इनका भी यही हाल है। तो बाकी ये कि मैं इनको रिवाइज़ वगैरह करवाती रहती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा सा कर रही हैं। फातिमा भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई है। इसकी 1 से 20 तक काउंटिंग थी प्ले ग्रुप में और आगे फिर ऑनवर्ड अब आनी थी। तो मैंने इसको तकरीबन इन छुट्टियों में अभी तक 50 तक काउंटिंग करवा दी है माशाल्लाह इन नंबर्स। अब मैं कोशिश करूँगी कि इसको थोड़े बहुत स्पेलिंग वाली करवा दूँ और एटलीस्ट 5 तक तो मैं इसको छुट्टियों में विद स्पेलिंग करवा दूँ। बाकी अलिफ बे थोड़ी सी मैं आगे आगे इसको करवा रही हूँ और इसी तरह इंग्लिश का भी स्मॉल लेटर्स इन्होंने काज़ा 1 में किए थे और काज़ा 2 में अब कैपिटल लेटर हैं तो वो तो इसको पहले से ही आते हैं, जब ये स्कूल नहीं भी गई थी तब। तो खैर ये सब कुछ चल रहा है। उसके बाद कमरे की जो सफाई हो गई है, ये आयनिंग बोर्ड का मैंने कपड़ा उतारा हुआ है, इसको वॉश करना है, काफ़ी गंदा हो रहा था तो मैंने सोचा इसको वॉश कर दूं और क्लीनिंग सारी हो गई है और घर अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ है। यही फ़ायदा रहता है, सुबह सुबह मेड आ जाए ना, फ़ायदा तो ये है बहुत अच्छा कि फिर ये कि सुबह सुबह सारी सफाई हो जाती है। लेकिन सम टाइम्स ऐसे होता है, जैसे मैं हूँ आजकल, बच्चे ना सम टाइम्स कभी थोड़ा लेट भी उठ रहे हैं तो फिर जब सुबह मॉर्निंग में उसने जल्दी आना होता है ना फिर बड़ा मुश्किल होता है, फिर सुबह सुबह उसके साथ उठना पड़ता है। खैर
यहाँ पर आज कूलर निकाला था यार, गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि हद हुई है। और आज मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ हो जाएगा, इतनी शदीद गर्मी, पंखे की कोई हवा नहीं लगती, एसी कितनी देर हम चलाएं। और वो वैसे भी बहुत ज़्यादा लाइक कॉस्टली हो जाएगा ना कि अगर सारा दिन ही एसी चलता रहे। तो मैंने सोचा कि, और हम लोग एक कमरे में बंद कर रह गए थे, सिर्फ हमारा बेडरूम जो है ना वो हमारा उठना बैठना जागना सोना हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये एयर कूलर निकालूं और इसको थोड़ा चलाते हैं, देखते हैं क्या कंडीशन बनती है और क्या इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल ज़ीरो फ़र्क। इतनी हब्स है, इतना, हालांकि मेरे घर में इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। और डस्ट आती है, बहुत आती है, लेकिन मैं फिर भी विंडोज़ नहीं बंद करती कि डस्ट की खैर है साफ़ हो जाएगी, लेकिन विंडो से हवा आती जाती रहे। तो लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बहुत शदीद गर्मी है। खैर किचन भी नीट एंड क्लीन है। नाश्ते के बस थोड़े से बर्तन थे क्योंकि इन्होंने लेट नाश्ता किया था, तो इस वजह से फिर थोड़े से बर्तन रह गए थे, ये मैं लंच के साथ धोऊंगी। अच्छा जी, ये है जी ज़ैनब का ड्रेस। मैंने आज सोचा कि बच्चों को लॉन के ड्रेसेस पहनाऊं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फिर इसका ये ड्रेस निकाला था। ये पुराना है, पिछली ईद का, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लो। इसका स्टिचिंग स्टाइल मुझे काफ़ी पसंद है। पिछली गर्मियाँ क्या हुआ, मैं काफ़ी ब्रांड्स पे गई इनके ईद के जोड़े लेने के लिए, लेकिन इतने एक्सपेंसिव 4,000 के कपड़े मिल रहे थे ब्रांडेड। केसरिया, जे डॉट, बहुत से ब्रांड्स मैंने घूमे। फिर मुझे ना एक आइडिया आया केसरिया और जे डॉट और मिनी माइनर से, इनसे तीनों से मिलके मैंने एक आइडिया लिया। मैंने पठानों से ये प्रिंटेड कपड़ा लिया क्योंकि उनके भी आलमोस्ट ऐसे स्टिचिंग स्टाइल थे और इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव। कुछ लेसेस लगी थी, किसी पे कोई एम्ब्रॉयडरी थी। अब एम्ब्रॉयडरी तो मैं नहीं करती, लेकिन लेसेस वगैरह को तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस तरह का प्रिंटेड कपड़ा लिया। और ना ये बहुत ट्रेंड चल रहा था कि नीचे 3-3 पट्टियाँ, बाजुओं पे पट्टियाँ, कमीज़ों पे पट्टियाँ, ऐसे गोटे की, तो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना ये ड्रेस मैं घर पे बनाऊँ, तो मैंने फिर घर पे बना लिया। और इन दोनों बहनों के सिए थे। फातिमा को तो पिछले साल गरारा फट गया था, फातिमा ने काफ़ी पहना था, लेकिन ये कि ज़ैनब का ठीक था ड्रेस। उसके बाद फिर मैंने सोचा आज ज़ैनब को ये आयरन करके बनाया जाए। इसके साथ इस तरह भी था कि इस तरह प्रिंटेड आप किसी भी कलर की शर्ट ले सकते हैं, सॉरी प्लेन, पाइपिंग शाइपिंग कर लें, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी करा लें, या फिर इस तरह चिकन की भी कमीज़ अगर इसके साथ हो ना वाइट कलर की, तो क्या खूब लगे। इस बड़ी ईद पे आप अपनी बच्चियों के लिए, अगर किसी ने अभी तक जोड़ा नहीं बनाया तो इनमें से कुछ एक डिज़ाइन का बना लें, बहुत प्यारा लगेगा। जो वाइट शर्ट है वो चिकन की शर्ट है, वो है इज़ा की, और वो मैंने इस सीज़न में बनाई थी। और शलवार का कपड़ा पड़ा हुआ था क्योंकि मैंने गरारा बनाया हुआ था लास्ट सीज़न ना दोनों के, तो मैं ज़्यादा कपड़ा ले आई थी, तो इस वजह से फिर वो बच गया था। तो मैंने फिर इज़ा की अभी शलवार बना ली थी। तो लाइक वाइट के साथ भी इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगेगा। शलवार कमीज़ भी बहुत प्यारी लगती है बच्चियों को, और गरारे तो अच्छे लगते ही हैं, और ईद की फेस्टिविटी में तो बहुत प्यारे लगते हैं। और ये कुछ इस तरह का दिख रहा है पहनने के बाद। अभी बच्चे नहाए थे और इनको मैंने पानी में तकरीबन 1 घंटा खेलते रहे हैं, और अभी नहा के तो फिर मैंने इनको निकाला है बाहर शैम्पू वगैरह करके। तो इनको ड्रेसेस पहनाए हैं और इस तरह की कुछ इसकी लुक लग रही है। बड़ा प्यारा सा, सिंपल सा, और कंफर्टेबल बहुत हो जाता है बच्चों को इस गर्मी के मौसम में। कोई इवेंट है, कोई फंक्शन है, कोई ईद है, तो इस तरह के फिर ड्रेसेस अच्छे लगते हैं कि बच्चे कंफर्टेबल रहते हैं। और फातिमा ने ये जो ड्रेस पहना हुआ है ये इसकी नानों ने सी के भेजा था और लेके आई थी वो। तो फातिमा का तो ये वाला ड्रेस ख़राब हो गया था, तो इस वजह से फिर मैंने वो डिस्कार्ड कर दिया था, और फिर आज इसको ये वाला पहना दिया जो इसकी नानों ने सिया है। उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉशरूम का इन्होंने क्या हाल किया। पिछले 1 घंटे से गर्मी बहुत शदीद थी, तो मैंने सोचा कि इनको पानी में बिठा दिया जाए। तो 3 टब्स में मैं इनको बिठा देती हूँ, फिर क्योंकि लड़ते हैं बच्चे तो अलग अलग टब्स में मैं इनको बिठा देती हूँ। और पूरे वॉशरूम का ये हाल करती हैं कि अगर वॉशरूम सुबह नीट एंड क्लीन करके भी गई है ना मेड, तो उसके बाद फिर जब ये इनको मैं टब में बिठा देती हूँ ना, फिर मुझे दोबारा सारा वॉशरूम धोना पड़ता है। लेकिन खैर है कि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए तो एक एडवांटेज है कि वो पानी में बैठ सकते हैं, तो चलो क्यों ना इनकी गर्मी को थोड़ा कम किया जाए, और वॉशरूम तो बाद में धुल भी जाएगा। अच्छा,
जब बच्चे नहा रहे थे तो मैंने बनाई थी ड्रिंक, क्योंकि बच्चों के लिए तो एक हल हो गया ना कि पानी में वो बैठ जाए, तो मैंने सोचा कि अपने लिए ड्रिंक बना ली जाए। शदीद गर्मी में इस तरह की, वैसे भी डिहाइड्रेटेड रहना चाहिए, नींबू पानी पी लें, कच्ची लस्सी पी लें थोड़ी देर बाद, क्योंकि सादा पानी, वैसे तो मुझे सादा पानी बहुत पसंद है और मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन ये है कि ऐसा दिन में कोई एक आध दफ़ा इस तरह का भी कुछ पी लेनी चाहिए ड्रिंक। तो यहाँ पर मैंने 2 आड़ू लिए, उनको डाला ब्लेंडर में, और एक लीमू बड़े साइज़ का था वो डाला, और थोड़ी सी मैंने इसमें पुदीने की पत्तियाँ डाली, नमक थोड़ा सा, बिल्कुल ½ टीस्पून, और चीनी मैंने 3 से 4 चम्मच, 4-5 चम्मच हो गए थे वो डाले थे। तो ये मैं बना रही हूँ, इसको हम कहेंगे पीच लेमनेड। तो ये बहुत अच्छी ड्रिंक है, इसमें ये कि पीच की भी आपको न्यूट्रिशन मिल जाएगी, उसके अलावा मिंट बड़ा ही अच्छा लगता है, ठंडक पहुंचाता है, इसके अलावा लेमन बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, और स्वेटिंग वाले मौसम में, गर्मी वाले मौसम में तो नींबू पानी पीना ही पीना चाहिए। तो बस मैं इसकी ड्रिंक बना लूँगी और हम पी लेंगे साथ में, फिर बच्चे भी पी लेंगे। ज़ैनब को इस तरह की ड्रिंक्स पसंद हैं, वो मैं कोई भी ड्रिंक बनाऊँ ना उसको बड़ा शौक होता है, वो फ्रूट्स कम खाती है लेकिन वो ड्रिंक की सूरत में ना पी लेती है, फिर खा लेती है फ्रूट, उसका लाइक इनटेक हो जाता है। लेकिन फातिमा तो किसी सूरत नहीं उसको कोई ड्रिंक पसंद, उसको वैसे सिंपल फ्रूट खाना पसंद है, तो वो उस तरह खा लेती है। तो बस इसलिए ज़ैनब का मुझे होता है, क्योंकि ज़ैनब कभी भी नहीं कहती कि मुझे फ्रूट दे, तो फिर इस तरह की ड्रिंक वगैरह मैं ज़रूर बना देती हूँ, कभी मिल्क शेक बना देती हूँ ताकि वो एटलीस्ट फ्रूट का इंटेक हो जाए। तो बस यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड पी लेंगे, बच्चे अभी नहा रहे थे तो इस टाइम पर, तो फिर उनको मैं जब वो बाहर निकलेंगे तो फिर ये कि ज़ैनब को दे दूँगी, और अगर फातिमा ने भी पीना हुआ तो वो भी पी लेगी। तो ये हमारी ड्रिंक जो है तैयार हो गई है। और ये मेसन जार मुझे बहुत पसंद है, ये मैंने डॉलर शॉप से लिए थे, और तब मेरा ख्याल है 200 के लिए थे मैंने, 200 का ईच। तो यहाँ पर मैंने बनाया है जनाब आज आलू चिकन। वैसे तो चावल बने पड़े थे, लेकिन बच्चों ने कल शौक से चावल नहीं खाए, तो मुझे लगा कि आज बच्चों के लिए ना कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने रोटी बना ली, साथ में मैंने ये आलू गोश्त बना लिया था, इनको मैंने सुबह ही रख दिया था बनने के लिए, और अब बस हम खाना खाएंगे। और मुझे भी ना पुलाव के ऊपर आलू गोश्त डाल के खाने का बड़ा मज़ा आता है, तो वैसे भी वो सूपी सा हो जाता है, और मुझे वैसे भी चावलों के ऊपर दाल हो, शोरबा हो, ज़्यादा डाल के खाने का मज़ा आता है, वो बड़ा फिर सूपी लगता है, बड़ा मज़े का लगता है। तो खैर अभी हम सब करेंगे लंच, और जैसा मैंने बताया कि आज कूलर ऑन किया हुआ है, और प्रेफरेंस यही है कि लिविंग एरिया में बैठें। तो अभी तो खैर लाइट गई हुई थी तो AC तो बिल्कुल नहीं चल सकना था, तो फिर ये कि हम लोग कूलर लगा के लिविंग एरिया में बैठ गए थे, और हम लोगों ने खाना खाया सब ने, और उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह उठा लिया था और किचन वगैरह नीट किया, और फिर AC ऑन करके सुकून से फिर थोड़ी देर ये कि बैठ गए थे और रेस्ट किया। और फिर मुझे जाना था डॉक्टर के पास, तो फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया, और फिर हम लोग चले गए थे डॉक्टर के पास। तो खाना मैंने लगा लिया था, और जैसे मैंने बताया कि लिविंग एरिया में हम बैठे हुए थे, और ये जो एयर कूलर है ना, ये इन्वर्टर टाइप है, और ये UPS पे भी चल जाता है, तो फिर इस वजह से एक तो इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है, और दूसरा ये कि UPS पे भी चल जाता है, तो इसलिए ये फिर हम ये ऑन करके यहाँ पे बैठने लगे थे कि एटलीस्ट जब तक लाइट नहीं आ रही तो थोड़ा सा रिलीफ मिले, क्योंकि सिचुएशन बहुत ख़राब हुई है। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं हस्बैंड के ऑफिस में बैठ के कर रही हूँ, और इतनी कोई गर्मी है कि मेरे पसीना इतना बुरे तरीके से आ रहा है, क्योंकि जब वॉइस ओवर करना पड़ता है ना तो फिर हमें बंद करना पड़ता है फ़ैन वगैरह, क्योंकि फिर वॉइस में डिस्ट्रैक्शन होती है, तो इस वजह से फिर वो बिल्कुल हर चीज़ बंद करके बैठना पड़ता है। खैर कल मैंने टॉपिक पे बात की थी कि हाउ टू गेट अ गुड रिश्ता, तो फिर आज उसी को थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। आज मैं बात करूँगी कि कोई भी जब आपकी शादी की एज हो जाती है या पेरेंट्स की बच्चियाँ हैं तो उनको किन चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँगी कि देखिए शादी करने के लिए ना, स्पेशली लड़कियों के लिए एज बहुत मैटर करती है। सबसे पहले तो हर कोई यही देखता है कि लड़की की एज कितनी है, तो एज को आपने बढ़ने नहीं देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो लड़कियाँ बिल्कुल परेशान ना हो जिनकी एज ज़्यादा है, क्योंकि उनका भी हल है, ऑफ कोर्स हर चीज़ का हल होता है, लेकिन आज मैं बात करूँगी उन लड़कियों के लिए कि जो अभी 18 ईयर्स की हैं, 20 ईयर्स की हैं, तो कोशिश यही करें। देखिए आपका करियर जो है ना वो बाद में भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं,
और अगर सपोर्ट करने वाले लोग हैं आगे। इसके अलावा ये कि शादी जो है ना वो हर किसी की होनी होती है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो शादी ना करे और वो सेटिस्फाइड हो। एक सर्टन एज होती है कि आपको लगता है कि आपको शादी की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अर्न अच्छा कर लेते हैं, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है किसी कंपेनियन की या किसी हस्बैंड की। लेकिन देखें विदाउट मैरिज भी कोई भी बंदा हैप्पी नहीं होता, क्योंकि देखें पेरेंट्स समटाइम्स ऐसे होता है कि पेरेंट्स ऑफ कोर्स हमसे बड़े होते हैं और लाइफ का किसी को पता नहीं होता कि किसने पहले जाना है, लेकिन पेरेंट्स ने सदा हमारे साथ नहीं रहना, हमारे सर पे नहीं रहना। उसके बाद जब बहन भाइयों की शादियां हो जाती हैं और वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपने बच्चों में बिजी हो जाते हैं, फिर आपको किसी कंपेनियनशिप की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपको ज़रूरत पड़ती है कि कोई आपके साथ हो, आपके साथ चीज़ें शेयर करे, आपके साथ दुख सुख करे। और मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स के बाद ना अगर आपके साथ कोई लॉयल होता है ना तो वो होता है आपका हस्बैंड, ठीक है। क्योंकि हस्बैंड के फ़ायदे से आपका फ़ायदा जुड़ा हुआ है, आपके फ़ायदे से उसका फ़ायदा जुड़ा हुआ है। किसी एक को भी नफ़ा नुकसान होगा तो दोनों को बियर करना पड़ता है। तो इस वजह से आपके जो हस्बैंड होते हैं वो फिर ऑफ कोर्स जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो उनका आपके साथ बेनिफिट और लॉस भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो फिर ये होता है कि आपको किसी न किसी की नीड होती है। फिर दूसरों के बच्चे देख के खुद का भी दिल करता है समटाइम्स कि हमारे भी बच्चे हों, हमारी शादी हो, हमारे बच्चे हों और हमारे बच्चे ये करें वो करें। तो मतलब एक सर्टन एज में पहले हम कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं कि इस सोच में गुजार देती हैं, नहीं अभी इंडिपेंडेंट रहना है, अभी कुछ साल जॉब करनी है, कुछ साल पढ़ना है, फिर सोचेंगे शादी का। लेकिन शादी के लिए एक सर्टन एज होती है और वो गुजर जाए तो उसके बाद फिर कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। फिर रिश्ते भी इस तरह के आते हैं, फिर मुश्किलें होती हैं, क्योंकि कोई ये नहीं देखता कि आपने इतने साल अर्न किया है या आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं। लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि भाई आप देखने में बड़ी लग रही हैं या आप बड़ी हैं या एज ज़्यादा है। तो इस वजह से वो जो एज है ना उसको नहीं आपने गंवाना। कोशिश ये करनी चाहिए कि बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर दें। जैसे ही वो 20 साल की 21 साल की हों उनकी इंगेजमेंट्स कर दें, निकाह कर दें। उसके बाद 1-2 साल बेशक रोके रखें और फिर रुखसती कर दें। इस तरह करके ये कि एक दूसरे का एटलीस्ट पता चल जाता है और आपको ना थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है। और ये कि आप अगर जॉब और स्टडीज़ कंटिन्यू करनी है तो आगे जाके कर लें, और अगर आपको कोई सपोर्ट करने वाला है तो फिर, वरना एक ब्लेस्ड वाइफ होना एक और पेरेंट्स बनना मेरा ख्याल है कि इससे प्यारी कोई चीज़ नहीं होती। तो बाकी ये है कि हाँ कुछ लोग अपना करियर भी कंटिन्यू करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है, जो कर सकते हैं वो कर लें, ज़रूर कर लें। उसके बाद आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान दें, अपने कॉम्प्लेक्शन पे ध्यान दें और कोशिश करें अपने आप की ग्रूमिंग करें, अपने फ़िज़ीक के हिसाब से ड्रेसिंग डिसाइड करें और सर्च करें कि आपकी फ़िज़ीक के हिसाब से किस तरह के कलर्स, किस तरह के प्रिंट्स सूट करेंगे आप पे और आप किस तरह ज़्यादा चार्मिंग लगेंगी। इसी तरह आपके जो भी फीचर्स हैं उनको कैसे इन्हेंस किया जा सकता है, किस तरह का मेकअप किया जा सकता है, किस तरह की रेमेडीज़ यूज़ करके आप अपने फीचर्स को, कॉम्प्लेक्शन को बेटर बना सकती हैं, या फिर अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, उनको कैसे दूर कर सकती हैं। तो ये हम चीज़ें कर सकते हैं। ये मैं बातें बता रही हूँ कि लड़कियों ने क्या करना है और उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो वो यही बात करूँगी कि अपने जो गोल्स हैं उनको रियलिस्टिक बनाएं। देखें जब आपने कोई रिश्ता ढूंढना है या आपका माइंड है कि जी भी शादी किस इंसान से होनी चाहिए, तो सबसे पहले वो इंसान इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। लड़का जो है वो अच्छा अर्न करता हो, इंडिपेंडेंट हो, पढ़ा लिखा हो, या उसको कोई अच्छी सी स्किल आती हो जिसकी वजह से वो अच्छा अर्न करता हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लड़के में देखने वाली, ठीक है। तो खूबसूरती लड़कों की एसेट्स मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आपको इंडिपेंडेंट लड़का मिल जाए और साथ साथ वो खूबसूरत भी हो तो वाई नॉट, लेकिन खूबसूरती पे कभी खूबसूरती पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ कर देना चाहिए। उसकी लड़के की अर्निंग, लड़के की क्वालिफिकेशन वगैरह पे हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। और लड़के की एज से भी ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने माइंड में बात बता लें, समझा लें अपने माइंड को कि लड़कों की एज से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लोगों को लड़कियों की एज से फ़र्क पड़ता है, लेकिन लड़के की एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन्हें हमें
हर लड़की के माइंड में, अपनी बेटियों के माइंड में ये बातें बिठानी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। और दूसरा ये कि पढ़ने लिखने के साथ साथ प्लीज़ कोई ना कोई आप भी घर के कामों में, कोई घर की एक्टिविटी में या फिर इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व रहें, अपने आप को घर की ये और घर से रिलेटेड, चाहे वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो कोई स्किल हो, आप उसके साथ जुड़े रहें ताकि लोगों को आप इम्प्रेस कर सकें और लोगों को लगे कि भाई आप पढ़ने में अच्छी हैं या पढ़ रही हैं या जो भी कर रही हैं, उसके साथ साथ आपको घर के कामों वगैरह में भी इंटरेस्ट है। तो ये चीज़ भी लोग बहुत देखते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ने बिल्कुल नहीं पूछा था कि आपको खाना बनाना आता है या आपको सिलाई आती है या कढ़ाई आती है, कुछ नहीं उन्होंने पूछा था। उन्होंने सिर्फ मुझे देखा था और डन कर लिया था। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है, लोग पूछ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में आप ज़रूर कोई ना कोई अच्छी हॉबीज़ अपनी बनाएं ताकि आपको फ़ायदा हो जाए। खैर, इस टॉपिक को मैं आगे भी इंशाल्लाह कंटिन्यू करूँगी। अब हम लोग शाम के वक्त आए थे डॉक्टर के पास गए और कुछ टेस्ट वगैरह भी करवाए थे, लेकिन आईडीसी में बहुत रश होता है तो फिर टेस्ट स्किप कर दिए थे। वो इंशाल्लाह ताला कल करवाऊँगी। और यहाँ पर हम आ गए थे पापा जॉन्स। मेरे बच्चों को पापा जॉन्स बहुत पसंद है, इवन मेरे हस्बैंड को भी पिज़्ज़ा बहुत पसंद है। एक मैं ही हूँ जिसे पिज़्ज़ा नहीं पसंद, पर मुझे कभी कभी मजबूरन इनकी खुशी की खातिर के खाना पड़ जाता है और मैं ऐसे ही कह देती हूँ कि हाँ ठीक है, मेरा भी मूड है, खा लेते हैं। बिकॉज़ मेरे हस्बैंड बहुत प्रेफर करते हैं कि मेरी मर्ज़ी का खाना खाया जाए। तो समटाइम्स मैं उनको ऐसे ही धोखे से ही कह देती हूँ कि हाँ नहीं मेरा भी मूड है, हालांकि मुझे पिज़्ज़ा बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो खैर, यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। हाफ़ फ्लेवर हमने बारबेक्यू वाला लिया था, हाफ़ मैंने ही ऑर्डर किया था। तो फिर हाफ़ मैंने थोड़ा सा स्पाइसी कर लिया था क्योंकि फीका वाला तो बिल्कुल भी मुझसे नहीं खाया जाता। खैर, यहाँ पर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और ज़ैनब ने माशाल्लाह, उसको पढ़ना भी थोड़ा बहुत आता है ना, तो देख के दूर से कह दिया था ये है पापा जॉन्स। तो खैर, फिर इसकी खातिर हम आए यहाँ पर और हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया और बच्चे प्ले एरिया में गए हुए थे, वहाँ पर इंजॉय करते रहे। हम लोगों ने खैर यहाँ पर अपना इंजॉय किया और यहाँ पर उन्होंने कुछ पजल्स वगैरह भी सॉल्व करने के लिए दिए थे। मैंने, मेरे हस्बैंड ने भी किए, बच्चों ने भी किए। ड्राइंग्स भी करती नहीं, ये देते हैं शुरू में ना पेजेस देते हैं और कलर्स वगैरह देते हैं। तो ये कि बच्चों के लिए एक एक्टिविटी हो जाती है ड्यूरिंग वेट, कि पिज़्ज़ा आने तक का वेट फिर इस तरह हो जाता है। तो खैर, यहाँ पर काफ़ी इन्जॉय हमने किया, बच्चों ने भी इन्जॉय किया। एंड दिस इज़ इट। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।